नमस्कार दोस्तों, दिस इज आलोक त्रिपाठी और घटनाचक डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाज की गति निरंतर आगे बढ़ने की ओर होती है, इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। और समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी आवश्यकताएं भी बदलती हैं और समाज की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए कानूनों की प्रकृति और कानूनों की व्याख्या कौन करता है? देश का सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसकी प्रकृति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक ताज़ा प्रकरण इस समय काफ़ी चर्चा में है, साल दो साल से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लाइमलाइट में है, और वो प्रकरण है सेम सेक्स मैरिज। आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि भारत में सेम जो संबंध होते हैं, समलैंगिक रिलेशन को अवैध माना जाता था, कानूनन अपराध माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को ख़त्म किया और कहा कि अब समलैंगिक संबंध वैलिड हैं, हिंदुस्तान की सोसाइटी में वैध हैं। उसके बाद कई याचिकाएं आईं और याचिकाओं के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई कि अगर आपने सेम सेक्स रिलेशन को नॉर्मल माना है और ये माना है कि समलैंगिक संबंध नॉर्मल है, तो आपको समलैंगिक विवाह को भी जस्टिफाई करना चाहिए, उसको भी वैलिड कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन फिर कई याचिकाकर्ता रिव्यू पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया और रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। तो मुद्दा क्या है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये मुद्दा आपके GS1 से और GS2 दोनों से रिलेटेड है। GS1 में एक सेक्शन है सामाजिक सशक्तिकरण, उससे ये संबंधित है, और GS2 में एक सेक्शन है सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, उससे संबंधित है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और आप सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था पूर्व में, उस निर्णय को बदल देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया और कहा कि नहीं, हम पुनर्विचार याचिका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और जो स्थिति पहले थी हमारे निर्णय में, हमने पहले जो कहा था वही अभी भी कह रहे हैं कि समलैंगिक विवाह को हम मान्यता नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी बताया कि ये काम जो होता है वो काम संसद का है, ये लेजिस्लेचर का काम है, विधायिका का काम है। हम विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि एक सामाजिक मामला है और सामाजिक मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अगर बैकग्राउंड के संदर्भ में हम देखें, अगर इसके थोड़ा पीछे जाके देखें, तो मामला यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में समलैंगिक जोड़ों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को स्वीकार करते हुए एक निर्णय सुनाया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्णय संसद द्वारा लिया जाना चाहिए। यानी समलैंगिक विवाह को मान्यता सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद से मिलनी चाहिए, क्योंकि संसद आम नागरिकों को प्रतिनिधित्व देती है, उनको रिप्रेजेंट करती है। इसलिए आम नागरिकों संबंधी ऐसी समस्याएं, ऐसी जटिल समस्याएं सुलझाने का काम संसद को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली समलैंगिक विवाह होते क्या हैं। देखिए, समलैंगिक विवाह का मतलब है, नाम से ही स्पष्ट है, समलैंगिक यानी एक तरह के जेंडर के साथ, उसी तरह के जेंडर के साथ विवाह। जैसे लड़का है तो लड़के के साथ विवाह और लड़की है तो लड़की के साथ विवाह, इस तरह का जो विवाह होता है उसको समलैंगिक विवाह कहा जाता है। इसी को सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है, इंग्लिश में सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। यह दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच होने वाला विवाह है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों में कानून, धर्म और रीति रिवाजों के माध्यम से विनियमित किया गया है। यानी अलग अलग देशों में इस संदर्भ में अलग अलग कानून हैं, कोई इसको मान्यता देता है, कोई नहीं देता है, कोई सिरे से नकार देता है। जैसे आप जानते होंगे, न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने समलैंगिकता के खिलाफ कई बार टिप्पणियां की है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी ये है कि वो होमोसेक्सुअलिटी को वैलिड नहीं बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समलैंगिकता समाज से खत्म हो जाए। इसी तरह अलग अलग लोगों का, अलग अलग समूहों का अपना अपना मत है, लेकिन कुछ देशों ने इसको मान्यता भी प्रदान की है। अब देखिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी टेक्निकल डिटेल आपको जाननी पड़ेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये निर्णय दिया था कि समलैंगिक विवाह को तो हम मान्यता नहीं दे सकते हैं, लेकिन
जीवन जीने के अधिकार के तहत आर्टिकल 21, जीवन जीने के अधिकार के तहत आर्टिकल 21 के तहत हम ये अधिकार दे सकते हैं कि दो होमोसेक्सुअल लोग लिव इन में रह सकते हैं। यानी अगर एक लड़का एक लड़के से प्यार कर रहा है, एक लड़की एक लड़की से प्यार कर रही है, तो वो एक साथ रह सकते हैं, एक छत के नीचे रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी। और किस आर्टिकल के तहत दी थी? जीवन जीने के अधिकार। आपको पता है कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है कि जीवन जीने का अधिकार और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और इसी संविधान के अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन में रहने की व्यवस्था दी थी समलैंगिक लोगों को, होमोसेक्सुअल लोगों को। देखिए, एक और कानून है भारत का जो विवाह संबंधी कानून है, विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 यह उन जोड़ों के लिए सिविल मैरिज विवाह की व्यवस्था करता है। यानी जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू कोड बिल हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, उसके कानूनों के अतिरिक्त ये कहता है कि अगर आप सामान्य कानून के तहत भी विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954। लेकिन इस विवाह के अंतर्गत, इस विवाह व्यवस्था के अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को वैलिड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भी हम होमोसेक्सुअल मैरिज, सेम सेक्स मैरिज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, वैलिड नहीं कर सकते, और यह काम विधायिका को करना चाहिए, संसद को करना चाहिए। आगे क्या बात है, आगे देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 2023 में कि 1954 का जो विशेष विवाह अधिनियम है, जो पर्सनल बोर्ड से अलग है, पर्सनल लॉ से अलग है, जो व्यक्तिगत कानून होते हैं, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उसके तहत कानून हो, इन कानूनों के अतिरिक्त जो विशेष विवाह अधिनियम है उसके अंतर्गत भी सेम सेक्स मैरिज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और यह कानून सेम सेक्स मैरिज पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा था कि सेम सेक्स में कोई व्यक्ति ना तो बच्चे को गोद ले सकता है, ना उनको पाल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। अब देख लिए, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसके विरोध में भी है। तो जो पक्ष में हैं उनके तर्क क्या हैं? तो उनके तर्क क्या हैं? उनका तर्क ये है कि समानता और भेदभाव। देखिए, डेमोक्रेसी की जो अवधारणा होती है, आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे। डेमोक्रेसी की अवधारणा में कहा जाता है विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? विधि का शासन कहता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल अगेंस्ट लॉ। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में बराबर है। और अगर प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में बराबर है तो ये इन नागरिकों को भी अधिकार मिलना चाहिए, इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनका तर्क है। नागरिकों का एक वर्ग यह तर्क देता है कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने के अधिकार से वंचित करना भेदभाव का एक रूप है, जो भारतीय संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह पहला तर्क है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से LGBTQA व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों की पुष्टि होगी। LGBTQ समलैंगिक जो समूह होता है उसके अलग अलग समूह हैं, जैसे L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, क्यूअर, IA, ये सारे समूह हैं। और इन समूहों को भी डिग्निफाइड तरीके से अपना अधिकार है, अपने डिसीजन मेकिंग का अधिकार है, और डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो रूल ऑफ लॉ है। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए और इस तर्क को भी आप समझने का प्रयास करिए। दूसरा जो तर्क है वो है कानूनी और सामाजिक लाभ। देखिए, कानूनी और सामाजिक लाभ क्या होगा? दो लोग विवाह करेंगे तो चाहेंगे वो कोई बच्चा उनके पास हो, बच्चे को भी पालें और विरासत में अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करें। तो इसमें क्या तर्क है कि विवाह से विरासत के अधिकार, कर, लाभ और सामाजिक सुरक्षा सहित कई कानूनी और सामाजिक लाभ मिलते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से यह सुनिश्चित होगा कि LGBTQIA+ जोड़ों को इन लाभों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे उनकी भलाई और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर समलैंगिक विवाह को अगर मान्यता मिल गई, अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त हो जाएगी, तो अगर वो कोई बच्चा पालना चाहेंगे तो जो बच्चा वो पालेंगे, मान लीजिए गोद लेकर कोई बच्चा पालना चाह रहे हैं,
इस बच्चे के पास वो सारे अधिकार होंगे जो हिंदू विवाह अधिनियम या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो विवाह होते हैं, या फिर विशेष जो अधिनियम है 1954 का, उसके अंतर्गत अगर कोई विवाह करता है तो जो सामान्य बच्चों को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं वो सारे अधिकार इनको भी प्राप्त होंगे। ये भी एक तर्क है। और तीसरा जो तर्क है वो तर्क है कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनती है। देखिए, समाज में वर्जनाएं बहुत विद्यमान होती हैं। समाज वर्जनाओं को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता है। एक वक्त ऐसा था कि हिंदुस्तान में सती प्रथा थी, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका जैसे देश में दास प्रथा थी और लंबे समय तक ये प्रथाएं विद्यमान थी। और समाज में जब इस चीज को खत्म किया गया, जैसे हिंदू कोड बिल के आने के पहले हिंदू पुरुष कई विवाह कर सकता था, ये भी एक प्रथा थी, कुप्रथा थी, जो अंबेडकर साहब और नेहरू के प्रयासों से हिंदू कोड बिल के द्वारा खत्म हुई। इन प्रथाओं को खत्म करने के जो प्रयास हुए उसको समाज के एक बड़े वर्ग ने उस समय विरोध के दृष्टिकोण से देखा और कहा कि भैया, समाज में कोई भी परंपरागत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो रूढ़िवादी लोग थे वो चाहते थे ये प्रथाएं चलती रहें और ये प्रथाएं उनके लाभ में भी थी। भाई, सती प्रथा, दास प्रथा, हिंदू जो विवाह है उसकी स्थिति, दास प्रथा से एक वर्ग को लाभ ही था। दास बना के काम करवाना और उनको वेतन नहीं देना, उनके किसी अधिकार की पुष्टि नहीं करना, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन समाज जैसे जैसे बदलता जाता है वैसे वैसे ही एक सामान्य नागरिक की चेतना में वृद्धि होती है, उसकी कॉन्शियसनेस में भी चेंज होता है। धीरे धीरे वो समझता है, दुनिया को जानता है, अपने अधिकारों का भान उसे होता है। अंबेडकर साहब कहते थे ना, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जैसे जैसे समाज का एक बहुत बड़ा तबका शिक्षित होता गया, एजुकेट होता गया, फिर अपने अधिकारों की बात करने लगा। हालांकि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था है, लेकिन अधिकार और कर्तव्य में जो संतुलन होता है उस संतुलन के द्वारा ही कोई समाज आगे बढ़ता है। तो सामाजिक स्वास्थ्य का मेरा मामला यह है, जब LGBT की जो समूह होता है उसको आज भी समाज में बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को समलैंगिक कहता हो, आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा जो खुलकर इस बात को स्वीकार करें कि वो समलैंगिक हैं, वो होमोसेक्सुअल हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि समाज उनकी इस पहचान को मान्यता नहीं देगा, उनका मजाक उड़ाएगा, उनका मखौल उड़ाएगा और वो भी धीरे धीरे मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त स्थिति में चले जाएंगे। यानी समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसको स्वीकार कतई करने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर विवाह को मान्यता मिल जाएगी, अगर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिल जाएगी, अगर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिल जाती है तो थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके समाज इस बदलाव को स्वीकार कर लेगा। और बदलाव भी समाज में दो तरह से होता है। देखिए, एक चेंज होता है चेंज थ्रू लॉ, यानी एक कानून के द्वारा समाज में बदलाव आता है। जैसे सती प्रथा का खात्मा एक कानून के द्वारा किया गया, समाज ने शुरू में स्वीकार नहीं किया लेकिन धीरे धीरे स्वीकार किया गया। इसी तरह स्लेवरी सिस्टम अमेरिका में जो खत्म हुआ वो भी एक कानून के तहत किया गया। और दूसरा जो होता है, समाज में इतना कॉन्शियसनेस आ जाए, इतनी चेतना आ जाए, इतना समाज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति आ जाए, वैज्ञानिक समझ आ जाए कि वो खुद इन चीजों का विरोध करे, वर्जनाओं का विरोध करे। यानी लॉ थ्रू सोशल चेंज, लॉ थ्रू सोशल चेंज, समाज में बदलाव के तहत कानूनों की प्रवृत्ति में बदलाव। समाज बदलता है तो कानून बदलते हैं, एक ये कंसेप्ट होता है। और दूसरा कंसेप्ट होता है सोशल चेंज थ्रू लॉ, सोशल चेंज थ्रू लॉ, यानी कानूनों के द्वारा समाज की प्रवृत्ति में बदलाव लाने का प्रयास किया जाए। तो LGBTQ जो समाज है, जो समूह है, वो दूसरे कंसेप्ट को लेकर चलना चाहता है। उसकी मांग ये है कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि धीरे धीरे करके भारत जैसे समाज में, भारत जैसे डेमोक्रेटिक स्टेट में इस बात को मान्यता मिल जाए। और धीरे धीरे जब मान्यता मिल जाएगी तो उनकी मानसिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हो सकता है। और फिर अंतिम जो तर्क है वो तर्क है कि इंडिया चूंकि एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, एक आधुनिक लोकतंत्र है, इसलिए उन सारे कानूनों को भारत को मान्यता देनी चाहिए जो दुनिया के अन्य प्रोग्रेसिव स्टेट दे रहे हैं। ये तर्क है। अब विरुद्ध में क्या तर्क है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि PDF हम पिन करवा देंगे, कमेंट बॉक्स में आप डाउनलोड कर लेना। विरुद्ध में क्या तर्क है? देखिए, विरुद्ध में सबसे पहला जो तर्क है वो
सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं। विरोधियों का तर्क है कि समलैंगिक विवाह पारंपरिक भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के विपरीत है। विरोधी कहते हैं कि भारत में समलैंगिक विवाह कभी प्रचलित नहीं रहे हैं, इसलिए ये भारत की सांस्कृतिक मूल्य के विपरीत है। उनका मानना है कि विवाह कई समुदायों के रीति रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार एक पुरुष और एक महिला के बीच ही होना चाहिए, ये उनका तर्क है। अब लेजिस्लेटिव जो एरियाज हैं उसके संदर्भ में क्या बात है। विधायी क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाना न्यायपालिका नहीं बल्कि विधायी क्षेत्र में आता है। भाई लेजिस्लेचर कोई कानून बनाएगी, क्योंकि लेजिस्लेचर को सामान्य लोगों ने कानून बनाने के लिए ही चुना है और ये लेजिस्लेचर और विधायिका का काम भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बजाय ये जो है लेजिस्लेचर का काम है, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर सामाजिक स्थिति, कुछ लोगों का यह तर्क है कि भारतीय समाज और अभी समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो मैंने कहा कि इंडिया अभी उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, उतना प्रोग्रेसिव नहीं है कि वो समलैंगिक विवाह को स्वीकार कर ले। अब इनका तर्क जो है, जो मैंने आपको पहले बताया कि सोशल चेंज थ्रू लॉ और लॉ थ्रू सोशल चेंज, इनका तर्क है कि जब समाज बदलेगा, समाज में आधुनिकता आएगी, जब सोच विचार में परिवर्तन आएगा तो धीरे धीरे करके कानून बनेगा और धीरे धीरे करके समाज खुद उसको स्वीकार कर लेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि भारत का समाज अभी रिजिड है और स्वीकार करने नहीं जा रहा है। ये तर्क की बात कर रहा हूँ, ये सही है गलत इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इनके लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर वैकल्पिक कानूनी मान्यता की बात हो रही है कि विवाह के बजाय कुछ लोग सुझाव देते हैं कि नागरिक संघ या घरेलू भागीदारी विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदले बिना समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। यानी जो मैरिज सिस्टम पुराने समय से चला आ रहा है, जो आधुनिक मैरिज सिस्टम है, उसमें काफी परिवर्तन करने पड़ेंगे, संशोधन करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है ये स्थिति होगी और ये बहुत क्लिष्ट होगा। इनका ये तर्क है। आगे बढ़ जाते हैं। अब समलैंगिक विवाह पर जो वैश्विक स्थिति है उसके संदर्भ में देख लेते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है, दुनिया में अन्य देश क्या क्या कर रहे हैं। देखिए नीदरलैंड एक देश है। नीदरलैंड में 2001 में नागरिक विवाह कानून में संशोधन करके समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया। ये पहला देश था, कभी प्री में आ भी सकता है कि दुनिया का पहला देश बताइए जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है, तो आप खट से बताइए, नीदरलैंड है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन एक संगठन है, इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस सहित कम से कम 30 देशों में समलैंगिक विवाह वैध हैं। यानी इन देशों में आप होमोसेक्सुअल मैरिज, सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं। कई देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सबसे पहले समलैंगिक नागरिक संघों को मान्यता दी। यानी जो समूह होते हैं, जो ग्रुप इस बात का दावा करते हैं कि वो होमोसेक्सुअल्स हैं और वो ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपने दिल्ली जैसे जगहों पे एलजीबीटी क्यूर का नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं कि ये साल में एक दो बार इकट्ठा होते हैं किसी स्थान विशेष में और ये प्रदर्शन करते हैं कि देश में इनका भी वजूद है और इनके वजूद को स्टेट को स्वीकार करना चाहिए। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि ये संघ हैं, एक समूह है और ये अकेले नहीं हैं, इनके जैसे बहुत लोग हैं जो होमोसेक्सुअल्स हैं लेकिन सामाजिक वर्जनाओं में फंसे हुए हैं, तो अपनी पहचान को उस तरह से उजागर नहीं कर सकते हैं। तो कई देशों ने ऐसा काम किया कि पहले होमोसेक्सुअल मैरिज को मान्यता नहीं दी, बल्कि सबसे पहले उन संघों को, उन ग्रुप्स को मान्यता दे दी, उन ग्रुप्स को मान्यता दे दी जो समलैंगिक हैं, जो होमोसेक्सुअल हैं। तो ये भी एक बात है। कई देशों ने, ये बात हो गई थी। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। यानी जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके अधिकांश देशों ने, यूरोप के अधिकांश देशों ने सेम सेक्स मैरिज को वैलिड बना दिया है। यहां तक हम पहुंचे हैं। अब देखिए रिव्यू पिटीशन क्या होती है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन थी। कई बार आपसे पूछ सकता है कि रिव्यू पिटीशन क्या होती है। रिव्यू पिटीशन, पिटीशन तो सब जानते हैं, याचिका। रिव्यू पिटीशन क्या होती है? पुनर्विचार या समीक्षा याचिका, ये क्या होती है, तो इसको भी आप जान लीजिए। देखिए इस पूरे प्रकरण में जो भी प्रश्न आपका प्री मेंस से आएगा वो सब इसी से आएगा और मैं उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं। GS1 और GS2 का ही हिस्सा है।
देखिए रिव्यू पिटीशन क्या है, यह एक कानूनी उपाय है, एक लीगल रेमेडी है, किसी पक्ष को उपलब्ध है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश को चुनौती देना चाहता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जब कोई फैसला सुना देता है, सर्वोच्च न्यायालय जब कोई फैसला सुना देता है, कोई डिसीजन जब सुना देता है, तो आप इसको पुनर्विचार करने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इस पुनर्विचार का कुछ लीगल ग्राउंड होना चाहिए, यानी आपकी बात में तर्क होना चाहिए। आपकी बात के तर्क से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाएगा तो वो रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करके फिर से जो है उस पर निर्णय देने का प्रयास कर सकता है। अब ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 में है के तहत दायर किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 137 में इस बात की ताकीद की गई है, इस बात को रखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय आदेशों को पलट सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है रिव्यू पिटीशन को, और बदल सकता है। हालांकि यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों, अब अनुच्छेद 145 का जिक्र हो रहा है कि साथ साथ संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है। अब दायर करने के आधार क्या होते हैं, कैसे रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती है? तो आधार होते हैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि, यानी कोई ऐसी स्पष्ट त्रुटि आप दिखाइए और आप बताइए लॉजिक से, जो मैंने तर्क की बात की, तर्क से आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह गलती की है। नई और महत्वपूर्ण जानकारी की खोज, ऐसी कोई जानकारी आप दे दें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या का आधार जिसको नहीं माना है, और आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इसको आधार नहीं माना है और ये नई जानकारी है और ये वैज्ञानिक है, तार्किक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसले पर विचार करे, और कोई अन्य पर्याप्त जो कारण हो। अब कौन दायर कर सकता है? किसी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति समीक्षा याचिका दायर कर सकता है, ना केवल मामले के पक्षकार, यानी कोई भी सामान्य नागरिक रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। समय सीमा क्या होती है? समीक्षा किए जाने वाले निर्णय आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसको जो है दायर किया जाना चाहिए। ये रिव्यू पिटीशन का मामला है। तो कुल मिलाकर ये आपका प्रकरण है, और मैंने सेम सेक्स मैरिज पर आपसे बात की है। सेम सेक्स मैरिज पर मैंने चर्चा की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये महत्वपूर्ण भी होगा। तो सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज मैंने क्या क्या बताया, इस पे बात कर लेते हैं फिर से एक बार। मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। देखिए एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, आप उसको याद कर लें। और रिव्यू पिटीशन में क्या हुआ? रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। और फिर अक्टूबर 2023 में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया था, उस निर्णय में सेम सेक्स मैरिज को स्वीकार नहीं किया था। फिर आप चले जाएंगे कि इसके पक्ष में जो लोग हैं, पक्ष में क्या क्या है, जैसे गरिमा है, आम इंसान की एक गरिमा होती है, राइट टू डिग्निटी होती है, राइट टू लाइफ होती है, अनुच्छेद 21 है। इन सब सारे तर्कों को मैंने बताया। फिर ये मैंने बताया कि विपक्ष में क्या है, फिर मैंने बताया कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है, वैश्विक स्थिति क्या है, और फिर मैंने बताया रिव्यू पिटीशन क्या होती है, पुनर्विचार याचिका क्या होती है। और इस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट किया गया। ये टॉपिक आपके GS 1 से और GS 2 से दोनों से है, और कहीं से भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है। हो सकता है कि यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो। आप इसको अच्छे से कंक्लूड तरीके से इसको अच्छे से बना लें, नोट्स बना लें, इस पर क्या मेंस के प्रश्न बनते हैं ये देख लें, प्री के प्रश्न बनते हैं, जैसे आर्टिकल 137, आर्टिकल 145, 2 आर्टिकलों का जिक्र है। फिर पुनर्विचार याचिका दायर करने का क्या आधार होता है, जैसे कितने दिन के भीतर दायर की जाती है, तो 90 दिन। ये सारे प्रश्न प्री के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरह के वीडियोज के साथ जुड़े रहिए, और घटना चक्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को, और लगातार जो है हम इस तरह के वीडियोज आपके समक्ष लाते रहेंगे। और कोई और आपके डिमांड हो, आपके कुछ तर्क हों, तो आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, विदा लेते हैं, नमस्कार।